A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain chapter 9 of class 6th of SST subject. The name of the chapter is Life in Villages and Town. In this chapter we cover second urbanization, features of the second urbanization and the case study of Tamil Nadu. Let's start. In ancient Indian, urbanization was in tune with the agriculture economy. The growing craft and the commerce promoted the prosperity of the numerous towns between 200 BC and AD 250. Most of them flourished and witnessed the second urbanization. अगर हम बात करें बेटा एंशियंट इंडियन टाइम पीरियड की, तो उस टाइम में जो अर्बनाइजेशन थी वो मेनली ई तभी इंक्रीज हो पा रही थी ई बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर सेक्टर के होने की वजह से अर्बनाइजेशन भी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी आना। बट जैसे जैसे क्राफ्ट वर्क हुए और कई तरह के व्यापार, कॉमर्स का मतलब होता है कई तरह के व्यापार, जैसे जैसे होते गए तो मेनली क्या हुआ, जो टाउन है उसमें कई तरह के चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। अगर हम लोग बात करें तो 200 जो है बीसी 200 सदी से पहले और इवन 250 सदी के बाद की अगर हम लोग बात करें तो कहते उस केस में मेनली क्या हो गया था, एक प्रॉपर हमारी जो है अर्बनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी, जिसको हमने नाम दे दिया था सेकंड अर्बनाइजेशन का। अब सेकंड अर्बनाइजेशन क्या होती है इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। The 6th century BC in India is often referred to as the period of the second urbanization, as we see a marked rise in the level of the economic development. अगर हम लोग बात करते हैं 6th सेंचुरी की, अगर हम लोग छठी शताब्दी की बात करें तो जो इंडिया है वो मेनली क्या था, उस टाइम कौन से पीरियड में आ गया था, सेकेंड अर्बनाइजेशन के ही पीरियड में था। उस केस में, उस सिचुएशन में और इवन उस केस में हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, मतलब जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाना स्टार्ट हो गया था। द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज ए मैंशनड अर्लियर अकर्ड ड्यूरिंग द हरप्पन कल्चर अराउंड द 2500 BC। बट सेकेंड अर्बनाइजेशन से पहले कौन सी थी सिचुएशन हमारी, फर्स्ट अर्बनाइजेशन की। अब वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब था, ये मेनली हरप्पन कल्चर अराउंड 2500 सदी पहले थी, जब हमारा क्या था, हरप्पन कल्चर था, तो उसको हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। The Aryan who came to occupy the area after the decline of the Harappa culture were a pastoral people and lived primarily in the villages. अगर हम लोग बात करें वही हरप्पा कल्चर की, तो उस टाइम जो है मेनली जो आर्यंस लोग थे वो लोग आते थे उन जगहों पर, और उन लोगों ने हरप्पन कल्चर को इवन कम करने की भी कोशिश की आर्यंस लोगों ने, जिसकी वजह से प्राइमरीली वहाँ पर जो विलेज में थे कौन लोग रहना स्टार्ट हो गए थे, जो आर्यंस थे उन लोगों ने इनको डिक्लाइन कर कर हरप्पन कल्चर को डिक्लाइन कर कर रहना स्टार्ट कर दिया था। सो बोथ आर्कोलॉजिकल एंड द लिटरेरी एविडेंसेस पॉइंट टू बी द फैक्ट that a well-developed urban economy was seen in the modern and the post-modern age। तो अगर हम लोग बात करें लाइक जैसे उन्होंने कई तरह के और भी जो है आर्कोलॉजिकली, मतलब कि लाइक उन्होंने कई तरह की और चित्रकारी की, बहुत सारी चीज़ें लाए, इवन लिटरेसी रेट जो है स्टडी की तरफ भी वो लेकर गए, जिसकी वजह से एक कई तरह की डेवलपमेंट हुई और वो चेंज हो गए अर्बन इकोनॉमी में। और मेनली वो किन्होंने किया था, मॉडर्न ग्रुप ने, मॉडर्न ग्रुप वाले जो लोग थे उन्होंने ये सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑन दी वन हैंड वी हैव अ राइज ऑफ अ वेल प्लान्ड सिटीज विद द मिक्स्ड पॉपुलेशन कंप्राइजिंग द क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स, सोल्जर्स एंड द रोयल ऑफिशियल्स who needed all the
काइंड्स ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फूड क्रॉप्स टू द लग्जरी आइटम्स। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारी जो कंट्री में थी वो डेवलपमेंट आना शुरू हो गई, लोगों ने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी। लाइक सिटीज़ में कई तरह के मिक्स्ड पॉपुलेशन, मतलब कि मिक्स्ड कल्चर के लोग रहने लग पड़े। उनमें से कुछ लोग जो थे वो क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा करते थे, कुछ व्यापार में बहुत अच्छे थे, कुछ सिपाही बन गए, और इवन कुछ जो है वो रॉयल ऑफिशियल्स बन गए। लाइक जैसे जो कंपनीज वगैरह थी उनमें उनको ऑफिसर्स वगैरह बना दिया गया। अब ये सब काम वो सब क्यों करते थे? ये सब काम वो इसीलिए करते थे ताकि अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं, अपने आइटम्स को, जो लाइफ में उनको लग्ज़री मतलब ठाट-बाट से वो जो है अपने जीवन को स्थापित कर सके। On the other, we see a great revolution in the villages where new techniques in the agriculture led to access the food grain। और अगर हम उसी ही समय दूसरी तरफ अगर बात करें विलेजेस की, तो उस विलेजेस में भी कई तरह की रेवोल्यूशंस आई थी, चेंजेस आए थे। बहुत सारी नई टेक्निक्स यूज़ करनी स्टार्ट कर दी गई थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में फूड ग्रेन्स वगैरह भी होना स्टार्ट हो गया था। Agriculture produce was in itself by now an item of the trade, because the majority of the people living in a cities did not produce their own food। अब लोग क्या थे, सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू नो डाउट शहरों में जाकर रहना तो स्टार्ट हो गए थे, और उन्होंने कई तरह का अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो मेनली किस पे डिपेंडेंट रहते थे? एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट रहते थे, क्योंकि उन लोगों को खाना कहाँ से मिलता था? एग्रीकल्चर से ही। तो एग्रीकल्चर एक सोर्स था जो मेनली फूड आइटम्स को प्रोवाइड करता था और इवन प्रोड्यूस करते थे, और फिर वो मेजॉरिटी जो है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता था? वो फूड ग्रेन सिटीज़ में। A major role was played in the development of agriculture, trade, and the city life by the kings, who needed a revenue to pay the salaries of the officials and the maintain their standing in आर्मीज़। अब अगर मेजर रोल हम लोग कहें कि सबसे ज़्यादा रोल डेवलपमेंट में किस सेक्टर का था? एग्रीकल्चर का। नो डाउट उसके साथ ट्रेड का भी रोल था, और इवन जो लोग सिटी में रह रहे थे जैसे एक राजे की तरह रहते थे, उनको मेनली क्या होता था? कुछ रेवेन्यू वो पे करना पड़ता था। रेवेन्यू का मतलब होता है कि लाइक एक पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करने पर उन्हें कितना प्रॉफिट आ रहा था। तो वो जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को वो क्या करते थे? डिवाइड करते थे, सैलरी की फॉर्म में अपने ऑफिसर्स को देते थे, इवन जो लोग उनके अंदर काम करते थे उनको देते थे, ताकि उनकी वो जो एक आर्मी है, एक जो उनका आप कह सकते हो कि एक जो डिपार्टमेंट है वो एज सच उनके साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म तक रहे और वो अपनी फैसिलिटीज़ को ईजिली फुलफिल कर सके। Features of the second urbanization. The urbanization later moved towards the east, Uttar Pradesh, Bihar, Bengal and Deccan। अब सेकेंड अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो कुछ समय के बाद मेनली कहाँ कहाँ पर भी स्टार्ट होना शुरू हो गया था, जैसे ईस्ट उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल और डेक्कन में भी जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गया था। द इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन मेटल इन द एग्रीकल्चर एंड द क्राफ्ट मेकिंग इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। तो जैसे जैसे आयरन मेटल का और एग्रीकल्चर सेक्टर डे बाय डे बढ़ता गया, और इवन लोग जो है कई तरह के क्राफ्ट वर्किंग भी करना स्टार्ट हो गए, तो जिससे लोगों का लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। द प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास माइग्रेटेड टूवर्ड्स द ईस्ट टू न्यू सेटलमेंट्स। और मेनली जो मिडिल क्लास की कैटेगरी में जो लोग आते थे उन लोगों ने क्या किया? वो माइग्रेट हो गए। माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और वो माइग्रेट होकर कहाँ पर चले गए? ईस्ट में चले गए, और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी सेटलमेंट कर ली। The development of the potteries and the several crafts led to the professional skill। और धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? जिस भी प्रोफेशन को उन्होंने चूज़ किया उस प्रोफेशन में उन्होंने अपने आप को प्रोफिशिएंट बना दिया, मतलब निपुण बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको प्रोफेशनली उस स्किल की एग्जैक्ट नॉलेज होना स्टार्ट हो गई। तो इट मेड अर्लियर फार्मर्स एंड द herders excel in the trading। They even made guilds which resembled a chamber of the commons and meet for developing a trade within and outside the cities
which were now about 75 in number. With the increase in the trade and the commerce, different kingdoms started carrying out the economic transaction among themselves, winding the sphere of the commerce to a great extent. अब जैसे जैसे फार्मर्स अर्स ने अपना जो व्यापार था वो बढ़ाना स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कई तरह के जो आप कह सकते हो चैम्बर बन गए, एक कॉमर्स के चैम्बर मतलब लाइक एक सेक्टर्स बन गए, एक ब्लॉक्स बन गए व्यापार से रिलेटेड, जिसकी वजह से सारी व्यापार की गतिविधियां वहाँ पे की जाती थी। और लगभग वो जो चैम्बर्स थे वो कितने नंबर में बन गए, 75 इव नंबर्स में चैम्बर्स बना दिए गए थे। तो उसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, वो दिन ब दिन क्या हो रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और इसकी वजह से जो भी ट्रांजैक्शन होती थी, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड, कि मैंने कितना पैसा कॉस्ट कटिंग के लिए रॉ मटेरियल पे दिया, या कितना हमने मशीन्स पे लगाया, या हमने कितना लेबर पे दिया, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट हो गया था। In addition to his material needs, man even looked towards God to express his gratitude for him. As a result, the number of the religion institution increased, and all these factors had a cumulative effect on the enhancement of the urbanization and the spread to the village and the टाउन। अब बात करते हैं, कहते अब क्या था, लोगों की जो ज़रूरतें थी वो तो नो डाउट हमें पता है एंडलेस होती है, जिसकी वजह से उनको काम करने के लिए कई तरह के मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट हुई। तो वो जो मटेरियल्स की उनको रिक्वायरमेंट हुई, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड मतलब कि लाइक एक दूसरे को आदर, एक दूसरे को वेल मैनर्ड वे से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर उन्होंने कई प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से कई तरह के रिलीजियस धार्मिक इंस्टीट्यूशंस भी जो थे स्थापित हो गए, कि वो एक दूसरे के धर्म को क्या कर रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे। और इवन उस चीज़ को करने के लिए उन्होंने कई तरह के फैक्टर्स को इकट्ठा किया, और जब उन्होंने फैक्टर्स को इकट्ठा किया तो इस तरह से अर्बनाइजेशन का जो कंसेप्ट था वो विलेजेस और टाउन में और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। नेम्स ऑफ ए सम अर्ली अर्बन सेंटर्स। अब कुछ अर्बन सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कैपिटल टाउन हो गया हमारा, कैपिटल टाउन में नाम है पतलीपुत्रा, राजघरिया, हस्तिनापुर। देन ट्रेडिंग टाउन मतलब जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, व्यापार से रिलेटेड, कि हम कहीं किन जगहों पर जो है अपनी वस्तुओं को भेजते हैं, तो उनका नाम है, जैसे उज्जैन हो गया, मथुरा हो गया, उरियार हो गया, टैक्सिला हो गया। रिलीजियस टाउन में हमारे नाम आ जाते हैं वैशाली, बोधगया, काशी। देन जो है हमारा सारवन गोला, देन सांची। एजुकेशनल टाउन्स में है हमारे टैक्सिला, वाल्मीहि, नालंदा। और कोस्टल टाउन्स में है हमारे ब्रुच, सोपरा, अर्किनेमेंदु, देन तारमलिपिक्टिक। तो ये मेनली क्या थे, हमारे कुछ अर्बन सेंटर्स थे। लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्बनाइजेशन। अब इसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे अर्बनाइजेशन के, वो क्या क्या थे वो हमने अभी डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ आयरन। द यूज ऑफ द आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। अगर हम लोग बात करते हैं आयरन की, तो आयरन जो है सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में यूज़ किया गया था लगभग 3000 साल पहले। वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द आयरन टूल्स एंड द वेपन्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द मेग्लिथिक ब्यूरियल्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन आयरन टूल्स और वेपन्स की, वेपन्स का मतलब हथियार, जो हुए थे वो मेनली कहाँ पर डिस्कवर किए गए थे, मेग्लिथिक ब्यूरियल्स ने इनको डिस्कवर किया था। इट इंक्लूड्स एक्सेस फॉर द क्लीनिंग द फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लो शेयर। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, आयरन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, लाइक एक्सेस बनाने के लिए। एक्सेस आपको पता है ये किस शेप में होता है, इस शेप में होते हैं एक्सेस वगैरह हमारे। और इवन फसल को काटने के लिए, प्लोइंग के लिए भी उन्होंने जो टूल बनाया था उस टूल में मेनली आयरन को यूज़ किया था। Agriculture production. The most important development during this period was the use of the iron implements in the agriculture.
इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुई थी इस पीरियड में, वो मेनली कैसे हुई थी, जब आयरन को किस पर्पस के लिए यूज़ किया गया था, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए यूज़ किया गया था। इवन ऊपर वाले पैराग्राफ में भी लिखा है कि प्लो वाला जो टूल था जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं वो मेनली किससे बना था, आयरन से। This greatly become a possible to practice a intensive agriculture and to produce more from the same piece of the land. Also, more land was brought into the cultivation and iron implements such as the axe helped clearing of the forest. अगर हम लोग बात करते हैं बेटा एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर ये तो नहीं होती कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटे से टुकड़े में हम करते हैं, ठीक है। एक ज़मीन का कोई छोटा सा टुकड़ा तो हम लेते नहीं हैं। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारा लैंड का जो एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कहते हैं जब जो है हमने कल्टीवेशन करनी होती है क्रॉप से रिलेटेड, तो उस कल्टीवेशन को करने के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया था, आयरन के बने हुए एक्स टूल को यूज़ करते थे और कल्टीवेशन ईजिली हो जाती थी। द लैंड दैट वाज क्लियर्ड वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। सर्टेन रीजन्स वर द सॉइल वॉज हार्ड। अब जब कल्टीवेशन करने के बाद वो लैंड क्या होगी, पूरी तरह से साफ हो गई, तो अगेन वो क्या करते थे, फूड क्रॉप को लगाते थे। बट कुछ रीजन्स में जो सॉइल होती थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती थी। अगर सॉइल अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती थी तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ता था, दे नीडेड अ डीप प्लोइंग, मतलब उसकी जो खुदाई करनी होती थी, उसकी ज़मीन जो सॉइल की खुदाई करनी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा हमें डीपली गहराई में करनी होती थी। द आयरन प्लो मेड इट पॉसिबल टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ सच टाइप ऑफ ए सॉइल। तो अब वही जो प्लो हमारा टूल जो आयरन से बना होता था वो इस चीज़ को बहुत ही आसान कर देता था, जिसकी वजह से सॉइल में जो है ईजिली खुदाई हो जाती थी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी। तो कंसिक्वेंटली फर्स्ट इन द नॉर्थ एंड देन इन द साउथ, सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, नॉर्थ में, और फिर कहाँ पे हुआ था, साउथ में। सो देयर वाज एन एक्सटेंशन इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो इस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में क्या हुआ था, इंक्रीज होना शुरू हो गया था, एक्सटेंशन होना स्टार्ट हो गया था। सी बेटा ये सारे टूल्स थे जो उन्होंने आयरन से बनाए थे। देन एमर्जेंस ऑफ द वेरियस क्लासेस ऑफ द कल्टिवेटर्स। अब ये जो कल्टिवेटर्स थे ये कैसे कैसे आए थे, कहाँ से आए थे। इन साउथ इंडिया देयर वर 3 कैटेगरीज ऑफ द कल्टिवेटर्स। अगर हम लोग बात करते हैं साउथ इंडिया में तो मेनली 3 कैटेगरीज थी कल्टिवेटर्स की। द लैंड ऑनर्स वर कॉल्ड वेलेलर, जो लैंड ओनर होते थे उनको हम लोग वालेलर कहते थे। ऑर्डिनरी फार्मर्स को हम लोग ओझवर कहते थे। एंड द लैंडर्स, जिसके पास ज़मीन ही नहीं होती थी, उन लेबरर्स को हम लोग ओक आदि माए और या फिर हम लोग क्या कहते थे, कदासियार भी कहते थे। सो दीज टर्म्स हैव बीन मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। और इवन ये एक बुक थी जिसमें मतलब संगम लिटरेचर में ये लोगों को कि वो किस कैटेगरी में आते थे उसके अकॉर्डिंग उनके नाम मेंशन कर दिए गए थे। जनरली in these villages of the North India, the Bohaja was the biggest land owner। अगर हम लोग बात करते हैं जनरली तो जो नॉर्थ इंडिया में है सबसे बड़ा जो लैंड ओनर था उसका नाम क्या था, बोहाजा। अदर रिच पेजेंट वर नोन एज द ग्रेफतीस और द गफाती। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें सबसे रिचेस्ट पेजेंट्स कौन से थे हमारे, गेहा जो थे हमारे ग्रेहापातीस और घपातीस थे। स्मॉलर पेजेंट्स वर नोन एज द कृष्णस, और जो स्मॉलर थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, उनको बोलते थे किशाकस, और इवन उसका दूसरा नाम होता था कसाकस। इस कल्टिवेटर्स मतलब जो लो कैटेगरी में आते थे। दीज ऑल्सो एग्जिस्टेड द लैंडलेस, और वो जो पेजेंट्स होते थे, वो जो लोग होते थे वो मेनली क्या होते थे, लैंडलेस होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी। लेबरर्स और द dasas and the karmakaras who cultivated the
लैंड्स ऑफ द रिचर पीपल। और ये जो पेजेंट जो लैंडलेस होते थे, ये मेनली क्या करते थे, जिनको हम लोग कर्माकस भी कहते थे, ये मेनली ये उन लोगों के अंदर काम करते थे जिनके पास लैंड होती थी और जो बहुत ही ज़्यादा अमीर होते थे। बिसाइड दीज देयर वर ऑल्सो सम क्राफ्ट्समैन इन द विलेज लाइक द पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ, वेवर्स एंड द कारपेंटर्स। उसके अलावा और भी बहुत सारे क्राफ्टमैन पर्सन्स वहाँ पे विलेज में काम करते थे, लाइक जैसे जो पॉटर्स होते हैं जो मिट्टी वगैरह के मटके वगैरह बनाते हैं, लोहार होते थे हमारे, वेवर्स होते थे, कारपेंटर्स होते थे। तो इस तरह से वो क्या करते थे, अपने व्यवसाय को करते थे, अपने काम को करते थे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लिटरेरी सोर्सेज सच एज द जटाका टेल्स एंड द संगम लिटरेचर। अब सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक हमें इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो कहाँ से मिलती थी, एक तो थी जटाका टेल्स और दूसरा था संगम लिटरेचर। और देन उसके बाद क्या था, द अष्टाध्यायी और ऑफ द पैनिनी एंड द बुद्धिस्ट ट्री Triptychas provide the detailed information of the ancient Indian villages and the town। ये वाले सारे जो थे वो सोर्सेज थे लिटरेचर के, जिनसे हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी कि लाइक वो कौन सा काम करते थे, कहाँ पर काम करते थे, कैसा काम करते थे। अब इन्हीं लिटरेचर्स को हमने डिटेल में पढ़ना है कि संगम लिटरेचर में क्या होता था, आर्कियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, कॉइन्स का क्या कंसेप्ट होता है। देन संगम लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें, द वर्ड संगम मीन्स एन असेंबली, ये एक असेंबली होती थी इन द अर्लीयर सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन ईरा, और ए गैदरिंग ऑफ द तमिल पोइट्स एंड द स्कॉलर्स टुक प्लेस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द पांड्यास ऑफ द माधुरस। इट इज़ ए कॉमनली बिलीव डैट थ्री सच असेंबलीज वर हेल्ड। अगर हम लोग बात करते हैं संगम लिटरेचर की, तो संगम लिटरेचर मेनली वो वाली असेंबली होती थी जिसमें मेनली क्रिश्चियन की हम लोग बात करते हैं या फिर तमिल पोइट्स जो होते थे, जो स्कॉलर्स होते थे और इवन पांड्यास होते थे, इन सब ये सारी कम्युनिटी के लोग इसके अंदर आते थे और ये मेनली बिलीव करते थे। इनमें 3 असेंबलीज होती थी और वो असेंबलीज मेनली क्या की जाती थी, मोस्ट ऑफ द जो पोइट्स होते थे और जो स्कॉलर्स मतलब जो हमेशा फर्स्ट आते थे वो लोग अटेंड करते थे। इट अपीयर्स डैट द फर्स्ट 2 असेंबलीज मैन हेल्ड बिफोर द क्रिश्चियन। और इवन वो ये बताते थे कि 2 असेंबलीज जो होती थी और उन असेंबलीज में जो 2 लोग आते थे वो हमेशा क्या होते थे, क्रिश्चियन से पहले आते थे। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन took place sometimes between the 100 CE and the 250 CE at मादुरे। और अगर बाकी के जो 2 होते थे इवन या जो थर्ड वन होता था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता था, बट वो कब प्लेस करता था 100 CE और 200 CE एट द मदुराई के। एंड इट इज़ ए बिलीव डैट द वर्क ऑफ द फर्स्ट 2 संगम्स इज अ लॉस्ट। बट इसमें ये भी बताया गया था कि जो पहले के 2 काम करते थे जो संगम्स कम्युनिटीज़ के होते थे वो मेनली इस चीज़ को खो दिए जाते थे। सो इन ऑल ओवर 200 और 2000, नॉट 200 सॉरी, ओवर 2000 poems in a Tamil collected at the थर्ड असेंबली। और एट लास्ट मेनली क्या होता था, तो जो तमिल है वो लगभग कितनी पोइम्स को कलेक्ट करते थे, 2000 पोइम्स को कलेक्ट करते थे थर्ड असेंबली में, जिसको मदुराई और इवन वो कंपाइल करते थे उन 2000 पोइम्स को 8 बुक्स में। और उस 8 बुक्स को हम लोग नाम दे देते थे एथोगाई, जिसको हम लोग संगम लिटरेचर का नाम दे देते थे। सो इट इज़ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ द तमिल लिटरेचर अवेलेबल टुडे। और ये उनका सबसे पहले काम किया गया था। द संगम एज इज वाइडली रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ द तमिल। अब ये जो संगम एज की जो बुक थी जिसमें मेनली तमिल से ही रिलेटेड कुछ पोइम्स जो होती थी, इसको हम लोग गोल्डन एज भी बोल देते थे तमिल्स में। द पोइट्री ऑफ द पीरियड गिव्स एज अ वैल्यूबल इंसाइट्स इनटू द तमिल सोसाइटी एंड द कल्चर ऑफ द टाइम। और मेनली इस बुक में किसके बारे में ज़्यादा बताया गया था, तमिल सोसाइटी के बारे में ही बताया गया था, उनके कल्चर के बारे में ही बताया गया था। Political and the religious life of the early Tamil is also discussed in this poem। और इवन वहाँ के जो है पॉलिटिकल लाइफस्टाइल भी कैसा है, रिलीजियस लाइफस्टाइल भी कैसा है, वो भी सब तमिल के में ही जो है पोइम्स की फॉर्म में जो था रिप्रेजेंट किया गया था।
Archaeology, the remains found and excavated sites validated and the textual data about the urban centers. The cities were normally enclosed by the moat or the campart and were sometimes fortified. And since many towns were located in the river banks, and the rampart also acted as the protection against the floods along with being a defense against enemies. अब कहते हैं इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो और भी कई एक्सकवेटेड साइट्स जो थी ये हमारी लाइक टेक्सचुअल डेटा, मतलब वो कुछ और भी डेटा से रिलेटेड टाइप करते थे अर्बन सिटीज़ के बारे में। अब वो मेनली जो अर्बन सिटीज़ के बारे में वो जो डेटा वगैरह टाइप करते थे वो मेनली किससे रिलेटेड होता था, कुछ जो था वो तो रिलेटेड होता था टाउन से रिलेटेड, लाइक उसके पास कौन से रिवर बैंक्स है, लाइक कौन से रामपार्ट रीजन्स है, इवन प्रोटेक्शन अगेंस्ट कि वो लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्लड से, या और भी किसी तरह की कोई डिफेंस कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं तो डिफेंस एनिमीज से कैसे वो उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द हाउसेज वर बिल्ट बेटर देन बिफोर एंड इन द later stages are made of a mud bricks and sometimes with the baked bricks। अब जो हाउसेस पहले बने हुए थे वो बहुत ही बुरे थे तो फिर धीरे धीरे उन हाउसेस को भी ठीक किया गया। कुछ हाउसेस जो थे वो मड वगैरह से बने हुए थे हमारे, और फिर उन्होंने कुछ हाउसेस को मेनली क्या किया, बेक्ड ब्रिक से बनाया, ईंटों वगैरह से बनाया। सो फीचर सच एज ए ड्रेन रिंग वेल्स, और फिर उन्होंने कई तरह के ड्रेनेज भी बनाए लाइक जैसे वेल्स वगैरह बनाए जिसकी वजह से, और इवन कहीं पर उन्होंने प्रोबेबली टॉयलेट्स वगैरह भी बना दिए कि वो यूज़ किए जा सके वो ड्रेनेज वगैरह वाटर को। एंड सोकेज पिट्स विद वर यूज, और कई तरह के सोकेज पिट्स भी बना दिए ताकि पानी इधर उधर ना बहे। सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो इस तरह से ये सेकेंड अर्बनाइजेशन में कई तरह के चेंजेस लाए गए थे। कॉइन्स जो थे वो मेनली क्या थे, कॉइन्स ऑफ द सिल्वर एंड द कॉपर हैव बीन फाउंड इन मगाधा एंड द टेक्सिला। सिल्वर और कॉपर कॉइन्स जो थे वो मेनली कहाँ पाए गए थे, मगाधा और टेक्सिला में। एंड दीज कॉइन्स आर कॉल्ड पंच मार्केट, और इन कॉइन्स को हम लोग पंच मार्क भी कहते थे बिकॉज दे वर पंच्ड विद द सर्टेन मार्क्स। इनको हम लोग पंच मार्क इसलिए कहते थे क्योंकि इनके ऊपर पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ पंच मार्क्स होते थे। दीज कॉइन्स बियर सिम्बल्स एंड द डिज़ाइन। अब इन कॉइन्स को एज ए सिंबल की फॉर्म में और डिज़ाइन की फॉर्म में भी हम लोग यूज़ करते थे। ईच ऑफ विच वॉज पंच्ड ऑन द कॉइन विद अ सेपरेट पंच एंड देयर वॉज नाउ अ प्लेंटीफुल यूज़ ऑफ ए मनी। अब ये क्या थे, इनमें मेनली क्या होता था, कुछ पंच्ड होते थे जिसकी वजह से इन कॉइन्स को एक सेपरेट पर्पस में पंच की फॉर्म में भी रख दिया जाते थे कि जब यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे तो वहीं पर उन कॉइन्स को यूज़ किया जाता था। सो देयर वॉज ए नाउ प्लेंटीफुल यूज़ ऑफ ए मनी, जिसकी वजह से अब जो है बहुत ही प्लेंटी अमाउंट में मनी को यूज़ किया जाता है। एंड इवन वेजेस एंड प्राइजेस वर पेड इन अ कॉइन्स। और अब भी क्या होता है कि लाइक जैसे जो किसी को अगर हम लोगों को वेजेस देनी है, वेजेस मतलब कि लाइक जैसे कोई दिहाड़ी पर काम करता है तो उनको क्या किया जाता था, उनको जो पैसा दिया जाता था वो मेनली किस फॉर्म पे दिया जाता था, कॉइन्स में। द प्राइस ऑफ ए ईच आइटम वॉज डिटर्मिन्ड इन अ मनी, और किसी भी चीज़ को अगर उनको परचेज करना होता था तो वो मेनली किस फॉर्म में था, मनी की फॉर्म में था, पैसे की फॉर्म में था। सिटीज़ विद द नंबर ऑफ ए फंक्शंस। अब बहुत सारी सिटीज़ भी थी, अब उन सिटीज़ के भी क्या क्या थे, अपने आप में कुछ सिग्निफिकेंट रोल्स थे। सो ऑफन अ टाउन केम इनटू द सिग्निफिकेंस बिकम ऑफ द सेवरल रीजंस। अगर हम बात करते हैं तो जो टाउन ही है वो भी बहुत ज़्यादा पर्पस के लिए हमें यूज़ किया जाता था। हियर कैन बी cited the example of the Mathura. Mathura has been a renowned settlement for more than 2500 years। जैसे एग्जाम्पल दे दिया मथुरा की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग 25,000 सालों से ही जो है वो स्थापित हो गया है। सो इट वॉज ए सिग्निफिकेंट एज इट इज़ लोकेटेड एज द क्रॉस रोड ऑफ द major routes of the travel and the trade for the northwest to the east and from the north to south। अगर हम बात करते हैं तो वही मथुरा जो है मेनली हम बात कर सकते हैं ट्रेवल
रूट ऑफ ट्रेवल में काफ़ी ज़्यादा जो है वो फेमस है। अगर किसी को नॉर्थ टू वेस्ट जाना है या ईस्ट ईस्ट जाना है या फ्रॉम जो है हमारा नॉर्थ टू साउथ जाना, तो वो रास्ते में आता ही है। सो फार्मर्स एंड द हर्डर्स लिविंग इन अ नियर बाय एरिया से प्रोवाइडेड अ फूड फॉर द पीपल ऑफ द मथुरा। अब जो लोग, जो फार्मर्स, जो किसान, जो हर्डर्स हैं, जो उनके पास रहते हैं, वो मेनली क्या करते हैं, उन मथुरा के लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मथुरा ऑल्सो प्रोवाइड सम एक्सट्रीमली ए फाइन स्कल्पचर, और मथुरा में कई तरह के स्कल्पचर्स भी बनाए जाते हैं। लाइक जैसे ये देखिए, स्कल्पचर का मतलब लाइक जैसे ये स्टैचूज एंड ऑल, ये कुछ इमिनेंट पर्सनालिटीज के बने होते हैं। सो मथुरा ऑल्सो बिकम द फेमस व्हेन इट बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशाना रूलर्स, और मथुरा तब से फेमस हो गया जब वो मेनली सेकेंड कैपिटल बन गई थी कुशाना रूलर्स की। सो देन इन देयर डेवलप्ड अ न्यू स्कूल और आर्ट एज द मथुरा स्कूल ऑफ ए आर्ट, और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक नया स्कूल खोल दिया था जिसको नाम दिया गया था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अंडर दिस स्कूल ऑफ एन आर्ट सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर एंड द स्टैटिक्स ऑफ द बुद्धा एंड द बुद्धास्टिव वर मेड। अब उस स्कूल में मेनली क्या किया जाता था, कई तरह के स्कल्पचर्स बनाए गए, और वो स्कल्पचर किस पे बनाए गए, बुद्धा के ऊपर बनाए गए, और उनसे रिलेटेड कई तरह के स्टैटिस्टिक्स डेटा वगैरह भी दिए गए थे। लाइक उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। It even had the Buddhist monasteries, Jain shrines, and was a significant center of the worship of Krishna। और इवन इनके साथ साथ जो है जैन एंड श्रिन्स के बारे में भी, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज के साथ साथ जैन श्रिन्स के बारे में, और इवन जो कृष्ण भगवान जी के लाइक जो भक्त वगैरह थे उन सब के बारे में भी बताया गया था। सो सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द स्टोन स्लैब्स एंड द स्टैचूज आर फाउंड इन द मथुरा। बहुत तरह के जो थे स्टोन्स वहाँ पर पाए गए थे, स्लैब्स पाए गए थे, स्टैचूज पाए गए थे जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। तो थ्रू दीज आर द शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, वो छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस थे। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है जिसमें एग्जैक्टली हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ हुई, किस लोगों ने कैसे किया, तो उसके बारे में थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में डिटेल्स दी जाती है। दे रिकॉर्ड द गिफ्ट्स गिवन बाय द मेन and land, sometimes a women or the monastery, and the shrines and inscriptions from the Mathura mention about the goldsmith, blacksmith, it weavers, basket makers, and the garland and the makers and the परफ्यूमर्स एक्सेट्रा। तो इस तरह से उन्होंने जो है कई तरह की, कई टॉपिक्स की जो है वहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह दी गई थी। लाइक जो है गोल्ड स्मिथ भी थे वहाँ पर, उन्होंने मेंशन किए गोल्ड स्मिथ से रिलेटेड, बैक स्मिथ से रिलेटेड, वेवर से रिलेटेड, इन सब की इंफॉर्मेशन वगैरह दी थी। देन ग्रोथ ऑफ द क्राफ्टमैनशिप, तो along with the increase in the agriculture production, arts and the craft also the flourished, although the craftsmen lived in the villages, spaces and craft developed in the areas where the associated raw material were available। अब जैसे जैसे क्या हो गया, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ, तो आर्ट्स और क्राफ्ट वर्क में भी कई तरह के चेंजेस आए। क्राफ्टमैन जो विलेजेस वगैरह में रहते थे, उन्होंने कई तरह के क्राफ्ट्स वगैरह डेवलप कर दिए, और उन क्राफ्ट को डेवलप करने के लिए उन्होंने कई तरह का रॉ मटेरियल भी यूज़ किया। तो इट इंक्लूड्स एक्सट्रीमली लाइक ए पोइट्री कॉल्ड द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, एंड इट वाज नॉर्मली ए ब्लैक इन अ कलर। अब मेनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने कई तरह के जो थे, आप कह सकते हो पोइट्री, जैसे जो था नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज़ किया, जो मेनली ब्लैक इन कलर होता था और काफ़ी ज़्यादा जो था फाइन शीन था। सो दिस टाइप ऑफ द ग्लास पोइट्री वॉज फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया। अब इस तरह की जो पोइट्री थी वो मेनली कहाँ पर पाई जाती थी, नॉर्थ इंडिया में। Hence the name, the poetry suggested that it was used in the richer classes। और ये जो पोइट्री होती थी ये मेनली किसके लिए होती थी, रिचर क्लासेस के लिए होती थी। और इवन इन्होंने कई तरह का टेक्स्ट और मैन्युफैक्चर क्लोथ से रिलेटेड बताया जाता था। द मेन सेंटर्स वर लाइक, और इनके मेन सेंटर्स कहाँ पे होते थे, जैसे वाराणसी इन द नॉर्थ एंड द मदुराई इन द साउथ। बोथ मैन एंड द वीमेन वर एम्प्लॉयड इन दिस सेंटर। इसमें ये मैन और वीमेन दोनों को ही काम दिया जाता था। मोस्ट क्राफ्ट पर्सन्स एंड द मर्चेंट्स फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज ए स्टूडेंट्स। अब जो भी लोग वहाँ पर क्राफ्ट वर्क करते थे
उनको हम लोग श्रेंस कहते थे। एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ द क्राफ्ट पर्सन से गेव अ ट्रेनिंग, प्रोड्यूस्ड अ रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड एंड फर्दर द शेनिस एंड अगेंस्ट द ट्रेड एंड द सेवरल बैंक्स वेयर रिच मैन एंड वीमेन डिपॉजिटेड द मनी। इस तरह से वो व्यापार करते थे और कई तरह का बिजनेस वगैरह भी करते थे। Thank you. I hope so. Concept is clear to all. Please read the chapter, and if you have any doubt, send it on a WhatsApp group.